बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो फ़ाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो फ़ाइनल अकाउंट से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो रिवाइज़ कर लेते हैं। फ़ाइनल अकाउंट आपके इल्म में है कि अकाउंटिंग साइकिल के लास्ट स्टेज है। इसमें हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है और बैलेंस शीट बनानी होती है। जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये हमें ग्रॉस प्रॉफिट बताता है और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये हमें नेट प्रॉफिट बताता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस भी पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती है और नेट प्रॉफिट के साथ नेट लॉस की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एमसीक्यूज़ पेपर में आता है आइकम लेवल पे कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये इसमें हम क्या रिक्वायर करते हैं या क्या फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करते हैं और जो दूसरा पोर्शन होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इसमें हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड आउट करते हैं। और जो बैलेंस शीट है वो हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। क्वेश्चन में हमें ट्रायल बैलेंस दिया होगा। ट्रायल बैलेंस फार्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। फार्मल होगा तो उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड बना के दी होगी क्वेश्चन के अंदर, और अगर इनफॉर्मल होगा तो सिर्फ आइटम दी होंगी ये वाली सारी की सारी, एसेट्स, एक्सपेंसेस, इनकम, लायबिलिटी, कैपिटल बताया होगा, लेकिन ये नहीं बताया होगा कि इसकी डेबिट साइड कौन सी है, क्रेडिट साइड कौन सी है। तो वो हमने खुद ही जज करना होता है इनफॉर्मल ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट बताई जाती हैं जो कि हमने एट द एंड ऑफ द ईयर वो भी एडजस्ट करनी होती हैं। तो पहली जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या रिक्वायर कर रहा है। तो क्वेश्चन में बता रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ शाहज़ेब एंड कंपनी यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 एंड द बैलेंस शीट एज दैट डेट। तो हमने शाहज़ेब एंड कंपनी का जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और इसकी बैलेंस शीट बनानी है। कंपनी का नाम, कंपनी की डेट जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है, वो आपने बुक और क्वेश्चन के मुताबिक जो है वो लिख लेनी है, चेंज कर लेनी है। यहाँ पे शाहज़ेब एंड कंपनी आ जाएगा, यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही रहेगा और फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर ईयर भी चेंज आप कर लीजिएगा 2002। इसके बाद हमने पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो इसमें दो अकाउंट बेसिकली जो है वो हमारे पास होते हैं जो हमने बनाने होते हैं। पहला पोर्शन होता है ट्रेडिंग अकाउंट का, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं और क्रेडिट साइड पे हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। जो डेबिट साइड है इसमें 3 चीज़ें जो चाहिए उनमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है, फिर परचेजेज हैं और फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। क्रेडिट साइड पे हमें 2 चीज़ें चाहिए, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। तो ट्रायल बैलेंस जब फार्मल दिया जाता है तो याद रखें एसेट्स और एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे होंगे, इनकम, कैपिटल और लायबिलिटीज़ क्रेडिट साइड पे होंगी। हम क्या करेंगे, हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक चाहिए। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पे दिया होगा और ये ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे दिया हुआ है 80,600 का, ये हम लिख लेंगे। जो दूसरी आइटम चाहिए, दूसरा अकाउंट चाहिए, दूसरी चीज़ चाहिए वो है परचेजेस। परचेजेस हमें नेट चाहिए होती हैं। परचेजेस बिजनेस का एक्सपेंस है, ये हमेशा डेबिट साइड पे आपको मिलेगा। ये लिखा हुआ है परचेज एंड सेल। परचेज डेबिट साइड पे होगी, सेल इनकम है, क्रेडिट साइड पे होगी। तो परचेज की अमाउंट दी हुई है 2,20,000, ये हम लिखेंगे। परचेजेस की अमाउंट लिखने से पहले हम ये देख लेते हैं इसकी रिटर्न तो नहीं है। अगर रिटर्न है तो फिर ये पहले हम इनर कॉलम में लिखेंगे जहाँ पे ये लिखी हुई है, इसमें से रिटर्न लेस करके फिर हम रुपीज़ वाले कॉलम में नेट परचेजेस लिखेंगे। तो परचेजेस 2,20,000 थी और परचेज रिटर्न जो है वो हम देखेंगे, अगर दी हुई है क्वेश्चन में तो हम लेस करके फिर लिखेंगे। परचेजेस हमेशा डेबिट साइड पे होती हैं और परचेज रिटर्न जो है वो क्रेडिट साइड पे होगी। ये देखें यहाँ पे उसने रिटर्न लिखा हुआ है और एक अमाउंट दी हुई है 12,000 की डेबिट साइड पे और एक 10,000 की क्रेडिट साइड पे। परचेजेस हमेशा डेबिट साइड पे और इसकी रिटर्न क्रेडिट साइड पे होती है। सेल्स हमेशा क्रेडिट साइड पे और उसकी रिटर्न हमेशा डेबिट साइड पे होती है। तो परचेज रिटर्न हमारे पास 10,000 है, ये हम इसमें से परचेजेस में से लेस करके नेट परचेजेस 2,10,000 जो है वो यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद हमें जो तीसरी आइटम चाहिए वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी दिए होंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर वो सारे के सारे हम इस साइड पे लिखेंगे। तो हमने स्टार्ट से शुरू करना है पहली आइटम से, क्योंकि जो ओपनिंग स्टॉक है वो एक ही होता है, परचेजेस एक ही होती है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए स्टार्ट से शुरू करें। जो अकाउंट ट्रायल बैलेंस में दिए होते हैं पहले से शुरू करके एंड तक देख लें, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए होते हैं वो लिख लेने हैं। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, फर्नीचर एसेट है, ओपनिंग स्टॉक भी हमने लिख लिया, ड्राइंग जो है वो कैपिटल में से लेस होती है, परचेजेस भी लिख लिया हुआ, डेटर एसेट है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, रिटर्न भी हमने लिख लिया है, एक दूसरी हम बाद में लिखेंगे। और लोन जो है ये लायबिलिटी है, वेजेस एंड सैलरीज याद रखें। अगर
शुरू में डायरेक्ट एक्सपेंस हो और उसके साथ इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखा हो बाद में, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस कंसीडर होता है। अगर पहले इनडायरेक्ट एक्सपेंस से लिखा हो बाद में डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा हो तो फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंसीडर होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है वेजेस एंड सैलरी, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस कंसीडर होगा क्योंकि पहले डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। अगर होता सैलरीज एंड वेजेस तो ये फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पर इसको हमने लिखना था, कंसीडर करना था। ठीक है, तो ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे पास आ गया, ये हम लिख लेंगे वेजेस एंड सैलरी 53,000। इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बैड डेट्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, ये हमने रिजर्व रखे हुए हैं डाउटफुल डेट्स के लिए। तो इसके बाद जो है कैश एट बैंक है, ये एसेट है, तो और कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। तो डेबिट साइड की 3 आइटम पूरी हो जाएंगी। हम क्रेडिट साइड पे आएंगे। क्रेडिट साइड पे सबसे पहले सेल्स लिखेंगे। सेल लिखने से पहले हम ये देख लेंगे इसकी रिटर्न तो नहीं है, तो रिटर्न होगी तो वो लेस करके नेट सेल हम लिखेंगे। तो सेल्स ये दी हुई है और इसकी अमाउंट है 4,08,000। इसमें से इसकी रिटर्न सेल्स क्रेडिट साइड पे और इसकी रिटर्न डेबिट साइड पे 12,000 दी हुई है, वो हम लेस करके जो बाकी सेल्स नेट सेल होगी वो हम लिखेंगे। बाकी अमाउंट जो होगी 3,96,000 हम लिख लेंगे। इसके बाद लिखेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमें ट्रायल बैलेंस में दिया होता है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ ये हम लिख लेंगे। हमारे ट्रेडिंग अकाउंट की तमाम आइटम पूरी हो गई हैं। डेबिट साइड पे 3 आइटम थी, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड पे 2 चीज़ें थी, सेल और क्लोजिंग स्टॉक, ये हमने लिख ली है। अब हम ये क्रेडिट साइड जो है ये इनकम को, सेल्स को, रेवेन्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका टोटल करेंगे और एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे। अगर हमारी इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो हमें नेट ग्रॉस प्रॉफिट होगा, और अगर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, इनकम कम है, तो हमें ग्रॉस लॉस होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारी इनकम ज़्यादा है जो कि 4,96,000 है और एक्सपेंसेस कम है। जितने कम होंगे वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है, 1,52,400 ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। ये हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। ये बैलेंसिंग फिगर होता है। जब हम ये ग्रॉस प्रॉफिट लिख लेंगे तो फिर दोनों साइड का हम टोटल करके इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे हमारा क्लोज हो जाता है। इसके बाद का जो पोर्शन है वो नेट प्रॉफिट का है, प्रॉफिट एंड लॉस का पोर्शन इसे कहते हैं। इसमें हमने नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, डेबिट साइड पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं और क्रेडिट साइड पे इनडायरेक्ट इनकम। सबसे पहले जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो हम शिफ्ट करेंगे क्रेडिट साइड पे, और इसके बाद हम देखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम। तो हम दोबारा से ट्रायल बैलेंस में आएंगे और देखेंगे कौन कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। 2 तरह से इसको आप क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। जब आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं, एडजस्टमेंट जो होती हैं, या तो पहले वो वाले एक्सपेंसेस लिख लें जिनकी एडजस्टमेंट है, या पहले वो वाले लिख लें जिनकी एडजस्टमेंट नहीं है। तो या फिर ऐसे करें, जो भी एक्सपेंस आता है या जो भी आइटम आती है उससे रिलेटेड अगर एडजस्टमेंट है तो साथ साथ ही कवर करते जाएं। जैसे कि देखिए लैंड एंड बिल्डिंग लिखा हुआ है, तो लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है और इसकी डेप्रिसिएशन हो सकती है। एडजस्टमेंट में देख लें, अगर डेप्रिसिएशन है तो साथ ही लिख लें, अगर नहीं है तो एंड पे जाके बैलेंस शीट में इसको लिख दें लैंड एंड बिल्डिंग को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में पहले वो वाली आइटम आ रही हैं जो कि जिनके एडजस्टमेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम लैंड एंड बिल्डिंग को अभी छोड़ देंगे। इसकी डेप्रिसिएशन है तो इसकी डेप्रिसिएशन उसने बताया हुआ 2.5%। तो ये लिखा हुआ डेप्रिसिएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट है 2,50,000। इस पर 2.5 हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है जो कि 6,250 आ रही है, ये हमने लिख लिया। इसके बाद फर्नीचर एंड फिक्चर एसेट है, बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। इसकी एडजस्टमेंट भी कोई नहीं है, इसको स्किप कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिख लिया, ड्राइंग कैपिटल में से ही लेस होनी है। परचेजेस और सेल्स भी लिख ली है। डेटर एसेट है, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, रिटर्न हमने लिख ली है। लोन फ्रॉम SBFC ये बैलेंस शीट में आइटम लिखी जाएगी। लाइबिलिटी है, वेजेस एंड सैलरीज हमने लिख ली है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये हम लिखेंगे 6,200। इसके बाद बैड डेट्स हैं, तो बैड डेट्स अगर डेबिट साइड पे दिए हुए हैं तो ये हमारे बैड डेट्स हैं जो कि पहले से हमारे लॉस हो चुका है बिजनेस का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैं और ये रिज़र्व हैं जो कि हमने बैड डेट्स को कवर करने के लिए रिज़र्व रखे होते हैं 6,760। ये क्रेडिट साइड पे दिए होते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बैड डेट्स डेबिट साइड पे दिए होते हैं और इनसे रिलेटेड एडजस्टमेंट भी है। एडजस्टमेंट नंबर C और D देखिए, इसमें कह रहा है, C में कह रहा है राइट ऑफ 4,800 बैड डेट्स फ्रॉम डेटर्स, कि जो बैड डेट्स हैं इनमें से 4,800 जो है वो राइट ऑफ कर लें, कम कर लें, काट दें, इसको मज़ीद रिड्यूस कर दें कि डेटर जो है इनमें से ये जो 4,800 हैं ये हमें नहीं मिलेंगे, ये मज़ीद कम करने हैं, मज़ीद बैड डेट्स हमारे हो गए हैं। एक तो हमें ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे दिए हुए थे, ये भी हमारे बैड डेट्स हैं। कुछ न्यू बैड डेट्स हुए हैं,
ठीक है 4800। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बैड डेट्स 8400 जो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हुए हैं, जो कि ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं, और कुछ न्यू हुए हैं जो साल के एंड पे हमें पता चले हैं, वो राइट ऑफ किए हमने 4800। दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे टोटल जो बैड डेट्स हैं वो 13200 आ जाएंगे। तो इसमें हमने फार्मूला लगाना होता है, जब भी बैड डेट्स की कोई भी आइटम आ जाए उसमें हम कहते हैं बी प्लस एन माइनस ओ, बैड डेट्स जमा न्यू बैड डेट्स माइनस ओल्ड बैड डेट्स। तो ये पहले हम बैड डेट्स लिखेंगे जो हमारे पास हैं, उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे न्यू बैड डेट्स। तो न्यू बैड डेट्स हमारे पास जो आ रहे हैं, अच्छा तो एक चीज़ यहाँ पे मैंने इजाफी कैलकुलेशन आपके लिए की है, देखें यहाँ पे हमने बैड डेट्स लिखे जो कि 8400, और उसने जो न्यू बैड डेट्स बताए हुए थे 4800, दोनों को प्लस करके हमने लिख लिया। अब हमने न्यू बैड डेट्स लिखने हैं। तो न्यू बैड डेट्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है, जब बी क्वेश्चन में राइट ऑफ दिए होंगे, जब बी क्वेश्चन में राइट ऑफ दिए होंगे, जैसे कि ये दिए हुए राइट ऑफ 4800 बैड डेट्स फ्रॉम द डेटर्स, तो हम क्या करेंगे, डेटर्स में से पहले मज़ीद जो बैड डेट्स हुए हैं वो माइनस करेंगे, और बाकी जो हमारे डेटर्स बचेंगे ना उस पे हम न्यू प्रोविज़न, न्यू डाउटफुल डेट्स जो होंगे ना, जो न्यू डाउटफुल डेट्स हैं वो हम चार्ज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट दे रहा है कि जो हमने डेटर से टोटल कलेक्शन करनी थी ना वो 60,800 थी, लेकिन इसमें से जो 4800 है ना वो हमारे बैड डेट्स हो गए हैं, राइट ऑफ उसको पहले कर लेना है हमने। राइट ऑफ करने के बाद जो बाकी डेटर की अमाउंट बचती है ना उस पे हमने फिर डाउटफुल डेट्स भी चार्ज करने हैं। ये डाउटफुल हैं, जो बैड डेट्स हैं वो तो कंफर्म है कि डूब चुके हैं, और ये जो हैं ये डाउटफुल हैं कि अभी पॉसिबिलिटी है कि ये भी हमें रिकवर नहीं होंगे, बिजनेस का मज़ीद लॉस होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, टोटल डेटर में से पहले माइनस करेंगे राइट ऑफ, जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी उस पे हम जो है वो डाउटफुल डेट से चार्ज करेंगे, और जो कि बनते हैं 4480। ठीक है, तो बैड डेट्स जमा न्यू बैड डेट्स, जो टोटल रकम आएगी इसमें से हम लेस करते हैं ओल्ड बैड डेट्स। ओल्ड बैड डेट्स प्रोविजन की फॉर्म में हमें क्रेडिट साइड पे दिए होते हैं, तो ये हम इसमें से लेस करते हैं। तो अगर हमारे बैड डेट्स जमा न्यू बैड डेट्स से ज़्यादा हों और रिजर्व कम हो तो हमें लॉस होता है, और जो टोटल लॉस होता है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अगर हमारे बैड डेट्स जमा न्यू बैड डेट्स कम हो किससे, ओल्ड प्रोविजन से, जो कि क्रेडिट साइड पे दी होती है, तो फिर हम इसको क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे। तो ऑलमोस्ट आइटम लेवल पे इसी साइड पे ये सारे जो है वो मेंशन किए जाते हैं। तो अगर हमारी रिज़र्व ज़्यादा पड़े हुए हैं, बैड डाउटफुल डेट्स को कवर करने के लिए हमने प्रोविज़न ज़्यादा रखी हुई है, तो फिर हम जितने भी एक्स्ट्रा प्रोविज़न होगी वो इस साइड पे हम मेंशन कर देते हैं। तो ये हमारे जो बैड डेट्स है वो हमने लिख लिए हैं टोटल फार्मूला के बाद 10,920। ठीक है, डेटर्स भी हमने लिख लिए हैं। इसके बाद देखें कोई और आइटम नहीं है जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पे हम लिखेंगे। ये डेप्रिसिएशन जो थी लैंड एंड बिल्डिंग की हमने पहले से कर ली है। ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम कोई भी नहीं है क्रेडिट साइड पे, अगर कोई इनडायरेक्ट इनकम होती तो वो भी हमने लिख लेनी थी। तो इट्स मीन हमारी जो है वो जो रिक्वायरमेंट थी पूरी हो गई है। एक ही इस साइड पे आइटम है वो है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम सारे एक्सपेंसेस लेस करते हैं। अगर ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो हमें नेट प्रॉफिट होगा। अगर ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट कम हो और एक्सपेंसेस ज़्यादा हो तो हमें नेट लॉस होता है। फिर हम इस साइड पे क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे। उम्मीद है जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद जो दूसरी इसकी रिक्वायरमेंट है वो बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट जो है आपको पता है एक साइड पे एसेट्स लिखते हैं, दूसरी साइड पे लायबिलिटीज़ लिखते हैं। तो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं कि ये एसेट्स की साइड है और ये लायबिलिटीज़ की साइड है। लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल भी लिख लें तो भी ठीक है। तो पहले हम एसेट साइड पे आते हैं। करंट एसेट पहले लिखेंगे, जो कैश हो या इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो वो लिखे जाते हैं। जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक है तो आपने ट्रायल बैलेंस में देख लेना है, जो भी आपको आइटम मिलती हैं वो आपने लिख लेनी। कैश एट बैंक दिया हुआ है तो ये हम सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद जो है कैश इन हैंड अगर हो तो वो लिख लें, तो डेटर लिख लें। तो कैश इन हैंड देखें नहीं है तो इसके बाद हम डेटर्स लिख लेंगे। डेटर्स जो है वो 60,800 हैं, तो इसमें से हम लेस करेंगे बैड डेट्स जो कि राइट ऑफ हुए हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो एडजस्टमेंट की अमाउंट होती है उसका डबल इफेक्ट होता है। एडजस्टमेंट डबल इफेक्ट करती है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी करती है और बैलेंस शीट में भी करती है। तो हम क्या करेंगे, जो डेटर्स हैं टोटल इसमें से हम पहले राइट ऑफ माइनस कर लेंगे, और राइट ऑफ माइनस करने के बाद राइट ऑफ बैड डेट्स हैं और फिर डाउटफुल डेट्स जो भी हमने चार्ज किया था वो भी हम माइनस करके डेटर लिखेंगे।
ठीक है, ये वाला सेम जो इफ़ेक्ट हमने पहले भी किया था, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। टोटल डेटर हम नहीं लिख सकते क्योंकि इनमें से कुछ बैड डेट्स हो गए हैं। बैड डेट्स होने के बाद जो 56,000 हमारे पास बचा ना, उसमें से भी हम डाउटफुल डेट्स के तौर पर कुछ जो बैड डेट्स हैं हमारे, वो हम मेंशन कर रहे हैं कि ये भी हमें डाउट है कि ये भी हमारे बैड डेट्स होने के चांसेस हैं, इतनी अमाउंट मज़ीद बैड डेट्स होने के चांसेस हैं। बैलेंस शीट में हमने बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन जाननी होती है, इसलिए हम जो डाउटफुल आइटम्स भी होती हैं ना, वो भी हम मेंशन कर देते हैं। अकाउंटिंग का रूल है कि जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो आप लिख लें, लेकिन जो एक्सपेक्टेड इनकम होती है वो हम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो डाउटफुल एक्सपेंसेस है, डाउटफुल डेट्स है, वो हमने लिख लिए, मेंशन कर लिए हैं। अब हम अपने डेटर्स 60,800 की बजाय लिखेंगे 51,520 के इतने पॉसिबल है, ताकि हमें एग्जैक्ट बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल सके। इसके बाद हम देखेंगे, और अगर कोई करंट एसेट है तो वो लिख लेंगे, नहीं तो क्लोजिंग स्टॉक जो है ये हमारा करंट एसेट है, वो लिखेंगे। अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस होता वो लिखना था, रिसीवेबल इनकम होती वो भी लिखनी थी, तो वो आइटम नहीं दी हुई, तो हम क्लोजिंग स्टॉक लिख लेंगे। इसके बाद हम फिक्स्ड एसेट लिखेंगे। तो फिक्स्ड एसेट में देखेंगे, सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे। इसकी डेप्रिसिएशन भी थी, एडजस्टमेंट थी, एडजस्टमेंट की अमाउंट डबल अफेक्ट करती है, तो ये इसकी अमाउंट जो यहाँ पे भी अफेक्ट करेगी। हमने 2,50,000 की मशीनरी ख़रीदी थी, साल के एंड पे जो है उसकी वैल्यू कम हुई है, जो वैल्यू कम हुई है वो लेस करके हम जो हमारे पास बुक वैल्यू एसेट की आ रही है वो 2,43,750 है, वो हम मेंशन करेंगे। इसके बाद हमारे पास फर्नीचर एंड फिक्चर है, वो हमने लिख लिया। एसेट साइड पे ऑलमोस्ट यही आइटम है। लाइबिलिटी साइड पे आएंगे, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, डेटर के साथ क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी है ये लिखेंगे। इस साइड पे अगर कोई इनकम एडवांस में रिसीव कर लेते वो लिखनी थी, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता वो लिखना था, तो इस क्वेश्चन में नहीं है, तो हम जो एक करंट लाइबिलिटी दी हुई है वही लिख लेंगे। इसके बाद फिक्स्ड या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हम देखेंगे। ये लोन दिया हुआ है, लोन फ्राम SBFC, ये हम लोन लिखेंगे, ये हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। इसके बाद कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल उसने दिया हुआ है यहाँ पे, क्रेडिट साइड पे होगा 2,80,000। कैपिटल पे दो चीज़ें अफेक्ट करती हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, और दूसरा ड्राइंग। अगर नेट प्रॉफिट है तो ऐड हो जाएगा कैपिटल में, कैपिटल में ज़ीद ऑनर का इंक्रीज़ हो जाएगा, अगर लॉस होता तो वो लेस हो जाना था। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड किया, हमारे पास टोटल कैपिटल इंक्रीज़ होके आ गया 409030। इसमें से हम ड्राइंग अगर है तो वो लेस कर देंगे, लेस करने के बाद जो टोटल कैपिटल उसका इंक्रीज़ हुआ है वो हम मेंशन कर देंगे। ठीक है, एसेट सारे मेंशन कर दिए, सारी लाइबिलिटीज़ भी मेंशन कर दी। अब हम दोनों का टोटल कर देंगे, टोटल करेंगे तो ये दोनों टोटल जो है दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। और यहाँ भी ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। उम्मीद आपको समझ आई होगी। कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो आप लाजमी पूछिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।